देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा गुल बाजवा। आज हम प्रोग्राम में जिक्र करेंगे कि 9 जून को जो बजट पेश किया गया उसके बाद जो उसका कुल हजम है, मजमूई हजम, वो 14,600 अरब रखा गया। अब एक नॉर्मल घर का बजट और एक मुल्क के बजट में बड़ा फ़र्क होता है। पहले हम एक घर के बजट में अर्निंग करते हैं, उसके बाद अपना बजट बताते हैं कि कितना हमें खर्च करना है। एक मुल्क के बजट में जो फ़र्क है वो ये कि आप ये बताते हैं हमारे अखराजात ये हैं और इन अखराजात को हम किस तरीके से जो है हैंडल करेंगे, उसके लिए फिर आप अपने फाइनेंस बिल और टैक्सेस और उसकी सूरत में जो है वो बजट के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। तो 9 जून के बजट के बाद अब से क्या पेशरफ्त है इसके बारे में डिस्कशन की जाएगी। और आपको याद होगा कि जब बजट पेश किया जा रहा था, काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने ये बात बोली कि IMF से 30 जून से पहले जो डील है, अब हमने IMF की काफ़ी शराइत पूरी कर दी है तो होपफुली वो डील हो जाएगी। इस बात का भी जिक्र करेंगे, लेकिन कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ अहम बात की IMF के हवाले से, वो आपको सुनवाते हैं। हमने तमाम अपनी जो तरफ से जो भी शराइत थी वो पूरी कर दी। अब इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि IMF का मुआहदा इसी महीने में होगा और IMF के इस मुआहदे के नतीजे में हमें जो एक साथ हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो मिलेंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसके बावजूद भी ये इसमें वो कोई ताखीर हुई तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे खिताब करूंगा। बजट के बारे में जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा वो भी आपने सुन लिया। उससे पहले अभी रिसेंट जो गुफ्तगू थी वो भी आपने सुनी। इसके अलावा कल मरियम नवाज साहिबा ने भी कुछ कहा है और उन्होंने PTI चेयरमैन को तनकीद का निशाना बनाया, वो भी आपको सुनवाते हैं। आज जिनको झुकाने निकला था, रोज शाम को YouTube पे बैठ के उनसे मुलाकातों की भीख मांग रहा होता है। 9 मई को उनको जलाने निकला था, उनकी तनसीबात को जलाने निकला था, फौज के खिलाफ मुसल्लह बगावत के लिए निकला था और 9 जून को हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहे कि मैं तो अस्करी क़यादत से बात करना चाहता हूं, मुलाकात करना चाहता हूं, मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा। आपने सुना मरियम नवाज साहिबा क्या कह रही थी। अगर हम बजट की बात कर लें तो उसके बाद दोबारा एक और नया मुद्दा जो पहले से भी चल रहा था वो दोबारा शुरू हो गया है कि इलेक्शन कब होने जा रहे हैं। तो इलेक्शन की आईनी मुद्दत की अगर बात की जाए तो उसमें मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इलेक्शन अगर आगे होते हैं तो ये फैसला जो है वो पार्लियामान करेगा। उन्होंने मजीद क्या कहा वो भी सुनवाते हैं आपको। अगर इलेक्शन ताख़ीर से होते हैं, जो हमारा आईनी मुद्दत है उससे आगे बढ़ता है तो वो फैसला पार्लियामेंट ने करना है, न किसी पार्टी ने करना है, न किसी शख्सियत ने करना है, पार्लियामेंट ने वो फैसला करना है। और अगर आईनी मुद्दत के अंदर होने हैं तो फिर इलेक्शन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने देना है, न मैंने देना है, न आपने देना है, न वज़ीर आज़म ने देना है। जी, आपने ये सुना कि मौलाना फैज़ुर रहमान क्या कह रहे थे। इसी हवाले से कल वज़ीर जो वफाकी वज़ीर है हमारे ख़जाना के इसहाक़ डार साहब, उन्होंने भी क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। तो अगर खुदा ना खासा वो ट्रिगर होती है रेलेवेंट क्लॉज तो उसमें फिर है आपका, तो मैं समझता हूँ कि हम उनको किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते, एवरीबॉडी इज इंडिपेंडेंट। तो अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, गवर्नमेंट की इंटेंशन काबीना के हद तक उसमें उनके अपने मिनिस्टर मौजूद हैं जो अप्रूव किया उन्होंने बजट, उसमें इलेक्शन करवाने के लिए अमाउंट रख दी गई है। जी, आपने सुना इसहाक़ डार साहब जो है वो क्या कह रहे थे। अपना मेहमानों का तारुफ आपको मैं करवा दूं और फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सेनेटर साबिर बलोच हैं, रहनुमा PTI से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर साबिर बलोच। और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में आगा मसूद, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा सेनेटर गौस मोहम्मद, रहनुमा मुस्लिम लीग नून से, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले मैं आगा मसूद साहब की तरफ जाऊँगी और उनसे सवाल करूँगी। आगा साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने सारे लोगों के कमेंट्स भी सुने, उसके अंदर एक बजट के बाद अब दोबारा से हम इलेक्शन की अगर बात करते हैं, क्योंकि बजट तो आ गया, जैसे पेश होना था पेश भी हो गया, अगर हम इलेक्शन की बात करें तो आपको क्या लगता है ये आईनी मुद्दत का जो फैसला है, जो मौलाना फजल रहमान कह रहे थे कि जी पार्लियामान करेगी फैसला के कब होने जा रहे हैं इलेक्शन,
क्या आपकी क्या राय है? अव्वल पर तो ये है कि सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। बात असल ये है कि फजल रहमान साहब ख़ुद इस बात को अपने दिल में तस्लीम करते हैं कि ये पार्लियामेंट है ही नहीं, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ़ का कोई वजूद नहीं है। ये एक ऐसी पार्लियामेंट है जिसमें कि कुछ लोगों को जमा करके बैठा रखा है। उसमें एक आदमी जो पहले PTI का मेंबर था, वो हिज़्ब इख्तिलाफ़ का जो लीडर बना हुआ है, और उसने कल ही ये कहा TV पे कि इलेक्शन जो है अक्टूबर में नहीं होंगे। अच्छा, इन्होंने इसहाक डार साहब ने रकम मख्तस की है इलेक्शन के लिए। ये सिर्फ मतलब ये कि एक किस्म की लॉलीपॉप है, ये दिखाने के लिए कि वी आर रेडी टू गो फॉर इलेक्शंस बट दे विल नॉट गो फॉर द इलेक्शन। मेरा ख्याल है वो बात जो उसने कही है, जो नाम नहाद हिज़्ब इख्तिलाफ़ का जो लीडर है कि इलेक्शन नहीं होंगे, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन ये नहीं कराएंगे। इनकी नीयत ही नहीं है कि इलेक्शन कराएं, और अगर इलेक्शन कराना होता तो आप यकीन करें कि मुल्क में ये बहरान नहीं होता जो इस वक्त हम देख रहे हैं। बजट आ गया, बजट के बावजूद भी बहरान है, महंगाई वैसी भी है, लोगों को रिलीफ मिला नहीं। अगर पेंशन वगैरह को कुछ रिलीफ मिला है तो उससे ये कहना है कि साहब कि महंगाई कम हो जाएगी, एक परचेजिंग पावर जो है वो लोगों की जो है वो मजबूत हो जाएगी, ये सारी बातें गलत हैं। और मैं आपकी खिदमत यर्ज़ करना चाहता हूँ कि फजल रहमान साहब इस बात को मेरा ख्याल तस्लीम करेंगे कि पार्लियामेंट जो होती है ना, वो तो अगर वाकई हिज़्ब इख्तिलाफ़ मौजूद है और हिज़्ब इख्तिलाफ़ जो है वो अपने साथ कुछ प्रोग्राम लेकर आती है, तब तो हम ये कह सकते हैं कि वाकई के इलेक्शन हो सकते हैं। ये नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द इलेक्शंस, दे आर इंटरेस्टेड एक्चुअली टू कंटिन्यू देयर पावर, क्योंकि उनको जो पावर मिली है वो भी आपको मालूम है किस तरीके से मिली है। तो अब वो पावर इंजॉय भी कर रहे हैं, उनको पैसे भी मिल रहे हैं और दीगर ज़राए से भी पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्यों इलेक्शन कराएंगे? और उनको देखिए, ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये लाख मतलब ये कि एक नई जो पॉलिटिकल पार्टी बनी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, लाख ये पीपल्स PTI के लोगों को अपने साथ मिला लें, जितना भी चाहें उनको मिला लें, पैसे दे के मिला लें, दोस्ती में मिला लें, खौफ दिला के बुला लें। मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इलेक्शन कराएंगे फ्री एंड फेयर और दुनिया भर के ऑब्जर्वर आएंगे और देखेंगे कि वाकई ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हैं, तो आप यकीन करें इनको वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। महज ये कि गाली बकना या ये कहना कि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। भाई आप सारी कोशिश तो यही कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को लाया जाए, सारी कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके भी मतलब ये कि जो उन पर जिस किस्म के इल्ज़ाम हैं वो ख़त्म हो जाएं, जिस तरीके से शहबाज शरीफ के उन्होंने अपने जो इल्ज़ाम थे वो ख़त्म करवाए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें ये सोचना चाहिए कि मुल्क का इस्तेहकाम इसमें नहीं है कि आप नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, मुल्क का इस्तेहकाम ये है कि आप इलेक्शन कराएं, लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक जो भी इलेक्शन जीते उसको आप इक़्तिदार दें। और अगर आप नहीं करेंगे, ताकत के ज़रिए पर अपना काम कराएंगे, ताकत के ज़रिए लोगों को तकसीम करेंगे, अगर ये माशरा मज़ीद तकसीम हुआ तो पाकिस्तान जो है मुस्तहकम नहीं हो सकता। आप लाख कोशिश करें, पाकिस्तान जो है ना इसी हालत पर रहेगा, और फिर उससे वो लोग फ़ायदा उठाएंगे कि जो ऑलरेडी मतलब ये करप्शन कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये सही है। मैं इस पर राय जान लेती हूँ। सेनेटर साबिर बलोच साहब हैं। सेनेटर साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, कम आ रही है लेकिन आ रही है। अच्छा, सेनेटर साहब मुझे ये बताइएगा कि 9 जून के बजट के बाद जो है आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं अक्टूबर में या नहीं होने जा रहे? देखिए सब बात ये है, यानी देखिए इलेक्शन हो या किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल वैक्यूम हो या कोई पॉलिटिकल डिजास्टर हो या कोई चीज भी हो, हम हमेशा आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख लें, कॉन्स्टिट्यूशन में हर डिजास्टर का, हर वैक्यूम का, हर मसले का हल मौजूद है। अगर किसी वजह से, अगर किसी इशू के किसी वजह से अगर जो है उस वक्त के लिए टेम्परेरी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर सकते किसी वजह से, तो लेकिन उसके लिए आइन के अंदर अगेन ऐसे बहुत चीजें हैं कि जो आइन उनकी प्रोटेक्शन करती है और उनका हल ढूंढती है। तो अभी बात यह कि मैं तो बिल्कुल ही नहीं कह रहा कि यह ना मेरी पार्टी कह रही, खुदा न खास्ता ना हमारी पॉलिसी है कि इलेक्शन वक्त पे ना हो, इलेक्शन डेफिनेटली वक्त पे हो, लेकिन बात यह है कि आप इलेक्शन करेंगे तो इलेक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चीजें हैं, वो सिक्योरिटी है, आपका जो इकोनॉमिक कंडीशन है, खर्चे हैं, सब कुछ है। ये तो वो लोग ये बातें करते हैं कि जिनको कुछ पता ना हो, लेकिन पीपल्स पार्टी के लीडरशिप को इस बात का अदराक है, वो जानते हैं, समझते हैं कि भाई के इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे या इसके रिफेक्शन क्या होंगे
या क्या मुल्क इस पोजीशन में है कि इलेक्शन करे या ना करे, ये सब चीजें वो सोच रहे हैं। लेकिन हम तो ये जानते हैं, समझते हैं कि भाई इलेक्शन अपने वक्त पे जरूर होने चाहिए, क्योंकि पीपल पार्टी एक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। हम लोगों की, आवाम की हक से राय दही को तस्लीम करते हैं और उनकी हकमियत को तस्लीम करते हैं। तो ये तो यदि अगर कोई बाकी जमातें हैं, उनके जितने भी जमातें हैं या फिर उनका तो पास रिकॉर्ड ये रहा है, वो तो इसी डेमोक्रेसी के लिए और आवाम की आकमत के लिए तो पीपल पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ते रहे। तो पीपल पार्टी ने तो अपना स्टैंड और अपना सांस तो कभी नहीं छोड़ा है। हम तो आज भी मेरी लीडरशिप जो है ना वो कहती है कि भाई के लिए जो है ना इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, लेकिन जो अदारा इलेक्शन करवाने वाले हैं वो भी तो देखेंगे, उनसे भी पूछेंगे, उनकी भी राय। ठीक है साबिर बलोच साहब, मेरे साथ आप लाइन पे रहिएगा, मैं जरा सेनेटर गौस साहब की तरफ भी जाऊंगी और उनसे भी राय लेना चाहूंगी। सेनेटर गौस साहब, मुझे ये बताइएगा कि पहले बजट के लिए जो है बहुत हाइप क्रिएट की गई और उसको उसके लिए काफ़ी बातें की जाती थी, फिर अब दोबारा से हम जो है वो जनरल इलेक्शंस की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अब महीने भी कम रह गए हैं, अक्टूबर में होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे, क्या लगता है आपको, सिनेरियो क्या डेवलप हो रहा है? देखिए जी, इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, बजट के में पैसे रखे के बाद इलेक्शन तो होंगे जी। और इलेक्शन चूंकि फाइनेंशियल ईयर इसी में रखे गए हैं, तो ये नहीं कि अगले जो माली साल है उसके अंदर इलेक्शन होंगे। अब ये कि अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे, ज़ाहिर नवंबर तक तो अगर 13 अगस्त को असेंबली टूटती है तो फिर तो हम 15 नवंबर से 13 नवंबर से पहले इलेक्शन कराने के पाबंद हैं और हम इलेक्शन जरूर कराएंगे। अब देखा यही है कि देखो मुल्क की सालमियत जो है वो प्रायोरिटी है हमारी, और उसमें जब मुल्क की उस इलेक्शन के लिए एक सियासी माहौल का होना जरूरी है कि तमाम सियासी जमातों का इलेक्शन कमीशन पे एतमाद हो और उस माहौल सियासी टेंशन न हो और सियासी इस्तेकाम हो, तब जाके इलेक्शन होना चाहिए, वरना तो अनारकी फैल जाएगी। जिस तरह के आजकल हालात हैं, इतनी टेंशन बनी हुई है, तो अगर इलेक्शन होते हैं तो सिवाय लड़ाई झगड़े के और क्या होगा उसमें। तो हम तो चाहते हैं जरा ये सियासी माहौल कूल डाउन हो जाए और हमारी मुआशरत भी एक राह में लग जाए। नहीं, काफी हद तक जो है वो कंट्रोल डाउन नहीं हुआ, काफी रहनुमा तो पीटीआई के छोड़ के उन्होंने वो इस्तेकाम पाकिस्तान बना लिया है, तो अब तो थोड़ा ये जो खतरे के बादल जो मंडला रहे थे वो कम हो गए होंगे। नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, महीना 2 लग जाएंगे और मेरा ख्याल है कि नवंबर तक इलेक्शन हो जाएंगे। अलबत्ता आईन में प्रोविजन है कि 6 महीने हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये इलेक्शन 12 अगले माली साल के अंदर 1 जुलाई से ये शुरू होगा, उसके अंदर ये इलेक्शन होंगे। 1 जुलाई से 30 जून के तक 24 के अंदर इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह फ्री फेयर इलेक्शन होंगे और ऐसे इलेक्शन होंगे कि तमाम लोगों का एतमाद होगा। और हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने मुल्क की सालमियत पे जो है एक काटी ज़रब लगाई है, वो लोग भी थोड़ा एक्सपोज हो जाएं, अदालतें उसके बारे में फैसले कर दें कि कौन झूठा था, कौन सच्चा था, किसने किस तरह साजिश की, ताकि आवाम के सामने वो चीजें आ जाए, ताकि हम वोट दिलवा के देखें कि मुल्क दुश्मन कौन था और मुल्क दोस्त कौन था, मुहब्बे बदन कौन था, ये जरा पता चल जाना चाहिए। हाल ही जो सोशल मीडिया में एक बुखार कुछ अर्सा पहले चढ़ा हुआ था कि सिवाय एक पार्टी के बाकी सारे जो है वो मुल्क दुश्मन बने हुए थे और एक सियासी पार्टी कभी मजहब को इस्तेमाल करती थी, कभी झूठ को इस्तेमाल करती थी, कभी अफवाहों पे एक मतलब उसको मार्केट में लॉन्च करके और लोगों के एक ज़हन खराब कर दी, लोगों को कंफ्यूज कर रही थी। अच्छा सेनेटर गौस साहब, सॉरी मैं आपको कता कलामी माफ यहाँ पे एक कनेक्टिंग सवाल पूछना ये चाह रही थी कि मुस्लिम लीग नून की जो वोट बैंक था और जो अक्सरियत थी पंजाब में, वो पीटीआई के आने की वजह से, क्योंकि उसमें जहांगीर तरीन और अलीम खान जो थे उनके साथ थे, अब उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान बना लिया है। तो आपको क्या लगता है जब जनरल इलेक्शन ये होने जाएंगे तो वोट बैंक किस तरफ टूटेगा? मुस्लिम लीग लेने में कामयाब हो जाएगी अपनी पुरानी सीटें या इस्तेकाम पाकिस्तान की तरफ वोटर्स चले जाएंगे, क्योंकि जो पीटीआई लवर्स हैं वो स्टिल पीटीआई लवर्स हैं? अब देखिए इलेक्शन में हमारा वोट बैंक तो कभी अपनी जगह से हिला नहीं है। अब देखो एक नजरियाती वोट होता है और एक जैसा कि फ्लोटिंग वोट होता है जो कि 15-20% होता है कि वो देखता है कौन जीत रहा है, उधर चले जाते हैं सारे। हमारा जो नजरियाती वोट है उसी तक कायम है। अलबत्ता पीटीआई का अब ये है कि वोट बैंक थोड़ा तकसीम हो जाएगा, एक उनका नजरियाती वोट होगा और एक कैंडिडेट्स का अपना जो जाती वोट होता है, क्योंकि इलेक्टेबल वही होते हैं ना जिसके साथ
25-30 हज़ार वोट होते हैं, और वो जहाँ भी जाए वो 30-35 या 40 हज़ार वोट के साथ जाते हैं, बाकी उसको वोट पार्टी के मिल जाता है, वो जीत जाता है। अब वो 200 तकसीम हो जाएगी, तो जब वोट 200 तकसीम हो जाएगा तो जाहिर है फिर उनको नुकसान होगा पीटीआई को, ठीक है, और पीटीआई लूज करेगी। अच्छा, मैं आगा मसूद साहब से सवाल करना चाहूँगी। आगा मसूद साहब, आप क्या ये देख रहे हैं कि हम इलेक्शन की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि IMF से जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं पाकिस्तान के, कितने सक्सेसफुल होंगे? सागडार साहब भी काफ़ी पुरुमीद नजर आए थे, वज़ीर आज़म ने तो काबीना के इजलास में ही कह दिया था। क्या नज़र आ रहा है आपको, ये सिचुएशन कहाँ बैठी है? देखिए, बात असल ये है कि बजट के सिलसिले में जैसे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब तक कि ये बजट के सिलसिले में पूरी बातें नहीं बताएंगे, देखिए ये कहते हैं कि हमने IMF की सारी कंडीशंस पूरी की हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आप खुद भी इतनी तालीम याफ्ता हैं, वो कौन सी कंडीशन जो उन्होंने पूरी की हैं? वो भी तो आना चाहिए ना सामने लोगों को। यानी आवाम का जो एक पढ़ा लिखा तबका है उसको यही नहीं मालूम कि भाई वो कौन सी कंडीशंस हैं जो आपने पूरी की हैं। अच्छा, और अगर पूरी कर भी दी हैं तो ये डिले क्यों हो रहा है? फिर तो डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ से मैं खुद बात की है, IMF के सरबराह से, फिर इन लोगों ने सागडार साहब ने भी बात की है। तो मुझे ये बताइए कि फिर इससे डिले क्यों हो रहा है? मैं ये आपकी खिदमत अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मख्फी रखी जा रही हैं, छुपाई जा रही हैं। जैसे B प्लान है ना, B प्लान। आप मुझे बताइए कि जब इसहाक डार साहब से पूछा गया कि ये B प्लान क्या है, तो कहने लगे कि मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहता क्योंकि इससे बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होगा। हालांकि इसहाक डार साहब को ये मालूम होना चाहिए कि उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मौजूद अखबार में मौजूद हैं, वो एनालिसिस करते हैं और बताते हैं। इनका B प्लान ये है कि जो इनके असेट्स हैं बाहर, पाकिस्तान से बाहर जो असेट हैं, जैसे मुख्तलिफ बिल्डिंगें हैं, ये जैसे अभी रोजवेल्ट वगैरह किया, इसमें भी तो लोग सवाल उठ रहे हैं ना कि ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, किस तरीके से फ़रोख्त हुआ, कौन से वो लोग थे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इनका जो B प्लान है, वो B प्लान जो है ना, वो A प्लान इनका फेल हो गया। यानी इनका जो बजट था जिसपे इन्होंने हेल्थ सेक्टर पर, एजुकेशन सेक्टर पे जो रकम मुख्तस की, वो ना होने के बराबर है। फिर प्लस ये कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान की जो आबादी है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और ये हमारे वसाइल खा जाएंगे। आप मुझे बताइए कि ये इन्होंने ये नहीं बताया अखबार नवीसों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई कितनी आबादी बढ़ रही है, किस शरह से आबादी बढ़ रही है, और फिर आपके पास क्या प्लान है कि किस तरीके से आबादी को। कराची के मरदमशुमारी के रिजल्ट है उसके मुताबिक तो कराची की आबादी कम हो रही है। तो मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो B प्लान है ये अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। ये बेचने के बाद ये है कि जाहिर है कि उससे कुछ पैसा मिलेगा, फिर इनको कमीशन मिलेगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के क़ुव्वतें जो पाकिस्तान को चला रही हैं, ये तो महज मतलब सामने ये लोग हैं, लेकिन असली क़ुव्वतें जो हैं, अरबाब इख्तियार, जिसको हम बहुत ही उर्दू में बहुत ही अदब से बात करते हैं, अरबाब इख्तियार को मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो B प्लान है, अगर इसके तहत आपने अपने मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो मैं आप यकीन माने मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ना तो मईशत बढ़ेगी, ना लोगों के मेयार ज़िंदगी में कोई फ़र्क आएगा, ना महंगाई कम होगी। क्योंकि देखिए आप आज आपने आज अगर ये फॉरेन एसेट बेच देते हैं जैसे B प्लान के उसमें, अच्छा B प्लान अगर आपने बेच दिया तो इतना रेवेन्यू जनरेट होगा कि आप मुल्क के मफाद के लिए कोई काम कर सके। आपने 6 किस्म के टैक्सेस तो आपने बिजनेसमैन के ऊपर लगा दिए इसी बजट के उसमें। दूसरी बात ये है कि मैं अपने तमाम गेस्ट से चाहती हूँ कि वो ये बात सुने कि उस दिन जिस दिन बजट था हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि 6 डिफरेंट टैक्स हैं जो डायरेक्टली बिजनेस कम्युनिटी को लग रहे हैं। बरामदाद आपकी खत्म है, दरामदाद आपके बिल्कुल जीरो कर दिए हैं, डॉलर्स आपके पास नहीं है। आप कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए जो है आप डॉलर से खरीदारी कर ले, आप जो एक क्रेडिट कार्ड चुके हैं उसकी सेटलमेंट के लिए 2 महीने दिए थे जो कि जुलाई में खत्म हो रहे हैं। तो क्या 2 महीने के लिए आपने ये बजट पेश किया, उसके बाद अब नया मिनी बजट पेश करने के जा रहे हैं? मैं बिल्कुल, आपने मेरा ख्याल है कि आपने दरिया को गूजे में समा दिया। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। देखिए ये आवाम को धोखा दे रहे हैं। देखिए आवाम है क्या, आवाम को इन्होंने भेड़ बकरियां बना दी है। बेचारे गरीब आवाम है, उनके पास खाने को नहीं है उनके। आप बताइए कि अभी जो फिगर आई है 10 करोड़ आवाम पाकिस्तान के जो है खते अफलास के नीचे रहते हैं, लिविंग इन द पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, है ना। और तकरीबन ये कि 3 करोड़ आवाम ऐसे हैं कि जिनको कि एक वक्त का खाना मिलता है। ये फिगर जो है बाहर की आ रही हैं, ये आप यानी B चैट पे देख सकते हैं आप। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये जो B प्लान है जिसके बारे में उन्होंने अखबार नवीसों से कहा कि अगर मैं B प्लान किसी को बता दूंगा तो बड़ी कन्फ्यूजन होगा। क्या कन्फ्यूजन होगा? आप जब ये बताएंगे कि हम फला चीज़ बेच रहे हैं तो क्या इस पर तजिया नहीं होगा, इस पर लोग नहीं पूछेंगे, उसमें ये लोग नहीं पूछेंगे कि आप किसके जरिए। जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को फॉलो करते हैं वो तो निकाल ही रहेंगे। देखिए अभी मैं आपके सामने बता रहा हूँ, आप इससे पहले तो किसी ने नहीं बताया। मैं साबिर बलोच साहब से पूछ रही थी। साबिर बलोच साहब, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो है वो बजट के बाद जो है चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, और बजट में जो कुछ कहा गया है, जो वादे किए गए हैं, वो कितना रिलीफ देंगे आवाम को?
लेकिन बात ये कि यहाँ तो पाकिस्तान में आप किसी भी बड़े लिखे शख्स से पूछे वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। आप अगर कई मानों में अगर बजट को देख लें तो एक चीज आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने ये कभी कहा है या आपको ये पॉइंट आउट किया इस बात को कि जी आपके जो मुल्क के अंदर जो पैदावारी सलाहियत है वो कितनी बढ़ गई है। कभी किसी ने आपको ये कहा है कि जो अच्छा। दूसरी बात मैं आपको एक अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। 2.5 करोड़ लोग जॉबलेस हैं यहाँ पे। 10 करोड़ लोग ऐसे थे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अच्छा, आपने 2.5 करोड़ लोगों के रोजगार के लिए क्या किया? आपने जो 10 करोड़ लोग जो भूखे हैं बेचारों का कुछ जो है ना कोई वाली विकास नहीं है उनके लिए क्या आपने इंसेंटिव दिए? अच्छा, आपने मजदूरों के लिए थोड़े बहुत तो बात की, लेकिन एक बात यह है कि यहाँ 36% जो है ना आपकी महंगाई है इस वक्त। अच्छा, जहाँ 36% महंगाई हो, अगर आप थोड़ी सी अगर बढ़ा भी दें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, एक चीज मेरी समझ में ये भी तो नहीं आ रहा कि आप क्यों, यानी ये आपने चलो ये कर दिया, आपने बजट में आपने तनख्वाहें भी बढ़ा दी, फलाना भी कर दिया जी, ग्रेजुएशन करके हमने तनख्वाहें इतनी बढ़ा दी हैं, 16 से 19 तक इतनी बढ़ा दी है, 19 से 22 तक इतनी बढ़ा दी है। लेकिन बात ये कि तो सिर्फ अगर आपने ये किए हैं ये इक़दाम, लेकिन फ्रॉम वेयर यू ब्रिंग द मनी, पैसे कहाँ से लाओगे? आप अपने वादों को किस तरह आप जो निभाएंगे? अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप इतना बता दें मुझको कि जनाब कि IMF से आप कहते हैं कि जी के IMF ने जो आपको एक वर्बल वो दी है, यानी प्रॉमिस किया हुआ है। अच्छा, IMF ने वर्बल आपको इसलिए दी है या इंटरनेशनल रेडियो में थोड़ी सी पाकिस्तान की जो अगर बात सुनी जा रही है वो सब कालशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की है कि वो हर जगह हर मुल्क में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपकी जो फॉरेन पॉलिसी थी या जो आपके फॉरेन रिलेशन थे, आपके बायलैटरल रिलेशन थे, वो तो सबके सब तबाह हो चुके थे। कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं था, तो मुलाकात करने के लिए आपने तैयार नहीं। मुझे जरा इसको साहब थोड़ा प्रिसाइज करके ये बताएं कि क्या पीपल्स पार्टी जो है वो क्या समझती है कि ये बजट जो है इससे रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसको मुझे प्रिसाइज करके देखो, रिलीफ इन द सेंस वो तो देखो ना, वो तो आपको खुद पता नहीं इन बातों का। पीपल्स पार्टी तो चाह रही है। देखिए, अगर मैं रियलिटी की बात करूँ ना, साबिर बलूच साहब, मैं कुछ दिन पहले खबर पढ़ रही थी और खासतौर पे बजट के उसमें आए ये था कि तनख्वाह में 30% अगर आपने 30 से 32% इजाफा कर दिया है, आप या मुख्तलिफ आप बता रहे थे, अप्रॉक्सीमेटली 30% रख लेते हैं, ठीक है। तो अब कुछ दिन पहले इदारा शुमारियात ने भी रिपोर्ट जारी की, 2 और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वे करती है उन्होंने जारी की। उन्होंने ये बताया कि 25 से 35 हज़ार जिनकी तनख्वाह है उनके लिए महंगाई जो है 47% में हुई है। इसी तरह उन्होंने 35 से बताया 55 हज़ार जिनकी तनख्वाह है उनके लिए 48% हुई है। मतलब 1 लाख 1.5 लाख तक के जो लोग कमाते हैं, जो बिल्कुल मिडिल क्लास में आ रहे हैं, मैं सिर्फ उस ब्रैकेट की बात कर रही हूँ, उनके लिए महंगाई 45 से ज़्यादा है, कम नहीं है। 30% तनख्वाह बढ़ा देने वाली बात जो है वो एक तो प्राइवेट सेक्टर पे इतनी लागू भी नहीं होती, गवर्नमेंट पे होगी। अगर आप किसी तरीके से कर भी देते हैं तो महंगाई जिस शरह से बढ़ रही है उस हिसाब से तो आपकी जो है आमदन नहीं बढ़ रही ना, तो कैसे रिलीफ मिलेगा? वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपको, मैं आपको अर्ज करूँ कि देखो अब ये जो फर्क कर लो, अभी आपकी जो एक्सेप्टिंग जीडीपी ये ग्रोथ की जो आप बात कर रहे हैं, अच्छा वो 3.5% से आप आना चाहते हैं, इन्फ्लेशन 21% से आप आना चाहते हैं, लेकिन बाकी तो अंदर ग्रोथ ही नहीं है, कैसे आप? अच्छा, मेरा सवाल ना तनख्वाहों के हिसाब से था। मैं सोच रही हूँ कि सेनेटर गौस साहब से ये पूछ रहे हो। सेनेटर गौस साहब, मुझे बताइएगा, आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे होंगे, 30 या 32% भी अगर आप तनख्वाह बढ़ा रहे हैं किसी के, एक तो वो प्राइवेट सेक्टर पे इतनी लागू नहीं होती, ये हमें बात माननी चाहिए, रियलिटी ग्राउंड रियलिटी यही है। एग्जैक्टली, ठीक है। अगर आप ये वाली जब इदारा शुमारियात की रिपोर्ट आई थी तो उसको मैंने बड़ा डिटेल पढ़ा था, उसके अंदर हर शख्स के लिए महंगाई जो है वो 45% से अबव है। 30% तनख्वाह, 45% की महंगाई जो है उसको कैसे कम्पीट करेगा बंदा? इस बजट में ऐसा रिलीफ प्रोग्राम कौन सा है? सेनेटर गौस साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल से सेनेटर गौस साहब जो है वो नहीं है लाइन पर।
तो मैं आगा मसूद साहब की तरफ चलती हूँ। आगा मसूद साहब, जैसे मैंने जिक्र किया इसी इदारा शुमारियात का और इंटरनेशनल जितनी रिपोर्ट्स हैं, हर एक के लिए महंगाई जो है 48, 47, 49, 50, इवन 52 तक गई है। 30% अगर आप तनख्वाह की बात करते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के तो बढ़ा लेंगे सब के, प्राइवेट सेक्टर में तो बढ़ेगी नहीं। महंगाई से तो मुतासर वो लोग हो रहे हैं जो प्योर मिडिल क्लास है। एग्जैक्टली देखिए, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए इस वक्त तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं कि जो मतलब उनकी जो गुजारा होता है वो बड़ी मुश्किल से हो रहा है और परचेजिंग पावर मुस्तकिल गिर रही है। सवाल ये उठता है कि जब आप बजट बना रहे थे तो आपके सामने दो चीज़ें रखी जाती है कि आपकी आमदनी क्या है और अखराजात क्या है। आप कह रहे हैं कि साहब के हम जो हैं 92.5% जो है वो उससे हम बाहर से ले लेंगे, फला से कर्जे ले लेंगे। देखिए, मुल्क कर्ज़ों से नहीं चलता, मुल्क जो है चलता है इकोनॉमिक ग्रोथ से। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? क्या इंडस्ट्री आपकी चल रही है? आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चल रहा है? आपकी अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपको थोड़ा सहारा मिला है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से मिला है, इसमें कोई शक नहीं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ी सी 1.2% इजाफा हुआ है। तो लेकिन मैं कर रहा हूँ इसके बावजूद भी जो आपकी जो इकोनॉमी है वो डॉलरम पे है, मतलब ये कि वो इतनी हिली हुई है कि उसको बेहतर करने के लिए बड़े बड़े मतलब मैं समझता हूँ कि बड़े सख्त किस्म के इक़दामात की ज़रूरत है। लेकिन क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये लोग आसानी से इनको इक़्तिदार मिल गया है, इसलिए ये चाहते हैं कि हम अपने एसेट बी प्लान, अगर इनमें वाकई इखलाकी ज़रूरत होती है इस अकदार के अंदर, तो जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे इस्लामाबाद में और जब सहाफ़ियों ने पूछा कि बी प्लान क्या है तो कहा कि बी प्लान में अगर मैं डिस्कस कर दूंगा तो यह है कि उससे कन्फ्यूजन पैदा होगा। आप मुझे बताइए कि सबको मालूम है, जो भी मतलब ये कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट करें उनको मालूम है कि बी प्लान क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से मुल्क को आगे ले जाएंगे। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक है और वही जुमला मैं आपको दोबारा अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए हर चीज़ का हल जो है ना वो ये है कि आप अगर इलेक्शन कर, ये बिल्कुल एक गलत तासुर पाकिस्तान के अंदर फैलाया जा रहा है कि साहब सिक्योरिटी इशू है। क्या सिक्योरिटी इशू है हमारे मुल्क में? जब तुर्की में उन इलाकों में कि जहाँ पे 5,000 6,000 आदमी शहीद हुए ज़लज़ले में, वहाँ पे जनाब लोगों ने वोटिंग दी है और अर्दोगान जो है वो सदर बन गए। नहीं, इलेक्शन कराने हो तो उसके लिए देखिए इलेक्शन, देखिए बात असल ये होती है कि इलेक्शन क्या है, इलेक्शन तब्दीली का नाम है। कि मिसाल के तौर पर सर, वो आपकी बात याद आ गई मुझे, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बात वही, अगर कराने हो तो फिर आप 10,000 तक के निकाल सकते हैं। जो देखिए मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इनका जो नुमाइंदा असेंबली में जैसी भी नाम निहाज असेंबली है उसके अंदर जो इनका लीडर है हिज़्ब इख्तिलाफ का, उसने कल ये कहा कि हम इलेक्शन नहीं करा रहे, इलेक्शन नहीं होंगे। तो आप मुझे बताइए फिर आप किसकी बात पे यकीन करेंगे? वो आदमी जो आपका खुद का आदमी है, जिसको आपने खुद नॉमिनेट किया है एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए, अगर आप पाकिस्तान से सिंसियर हैं, पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, पाकिस्तान के आवाम की बेहतरी चाहते हैं, पाकिस्तान का इस्तेहकाम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आवाम की ज़िंदगी में जो है तब्दीली आए, सिर्फ तब्दीली एक तरीके से आती है कि आप इलेक्शन करा दें। अच्छा चलिए, ये भी आप माने कि इलेक्शन के अंदर कोई फला आदमी तस्लीम नहीं करेगा। फजल रहमान साहब, मैं सेनेटर गौस साहब ने हमें ज्वाइन किया, जरा मैं उनसे राय ले लूँ। सेनेटर गौस साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है जी। सेनेटर साहब, आप से जो है वो बात नहीं हो पा रही थी। मैंने ये सवाल किया था कि हम बजट की बात कर रहे थे और हमने बजट में आवाम के रिलीफ की बात की थी, तो साबिर बलोच साहब कह रहे थे कि बजट जो है वो काफ़ी हद तक ऐसा है कि शायद रिलीफ मिल जाएगा और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की बात हो रही थी। मैंने उनसे ये सवाल किया था कि बजट के अंदर तनख्वाहें जो है वो अगर आपने 30 से 32% बढ़ा दी हैं तो वो प्राइवेट सेक्टर पे लागू नहीं होती। मिडिल क्लास तबका जो है या तो अपना कारोबार करता है या नौकरी कर रहा होता है। ऐसा है या नहीं है? पहले आप मेरी बात से एग्री करेंगे तो फिर मैं आगे आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। बिल्कुल है ना, मतलब मिडिल क्लास तबका ऐसे ही है, या तो कारोबार कर रहा है या नौकरी कर रहा है। कारोबार की सिचुएशन आपके सामने है, हर ताजिर परेशान है, छोटा ताजिर हो, बड़ा ताजिर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कॉर्पोरेट सेक्टर का बंदा हो। और जहाँ तनख्वाहों की बात होती है, गवर्नमेंट सेक्टर पे आप इम्प्लीमेंट करवा लेंगे और प्राइवेट सेक्टर पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। मैं जिक्र कर रही थी उस रिपोर्ट का कि जहाँ महंगाई की शरह ये बताई गई है हर इनकम ब्रैकेट के लिए कि 45% से ज़्यादा है, तो कैसे ये रिलीफ देगा बजट? ये तो कहा है ना हुकूमत ने कि इंशाल्लाह, आप देखो ना हमारा रशिया से तेल का मादा हुआ वो तकरीबन 30% सस्ता है। जाहिर है मार्केट में इसका रेट इसके डाउन हो गए, डाउन होने से थोड़े इन्फ्लेशन कम हो। सर मैं तो रिलीफ की आम आदमी के रिलीफ की बात कर रही हूँ ना, मुझे ना जीडीपी से कंसर्न है, क्योंकि एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लास को जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं,
उनको ना जीडीपी का पता है, ना जीएनपी का पता है, ना उनको इन्फ्लेशन का पता है, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें यह गर्ज है कि क्या उनकी तनख्वाह बढ़ रही है, उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। चले आज की मैं आपको एक रिपोर्ट बता देती हूँ कि कराची में रिसर्च की गई और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नौजवान कराची में जो तबका है वो बेरोजगार है। सही बात, वो बेरोजगार है, उसके पास रोजी नहीं है, क्या करेगा वो? स्ट्रीट क्राइम्स ही करेगा ना फिर अपने घर का गुजारा करने के लिए। तो ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है ये जो इस रिलीफ के तौर पे दिया गया इस बजट के अंदर? तो देखकर मैं भी कह रहा हूँ कि फ्यूल के जो चार्जेस कम होंगे, ठीक है, उसमें जो दूसरा जो एक पेरेंट इनकम प्रोग्राम है उससे गरीब तबके को जो है वो रिलीफ मिलेगा। तीसरी बात है जो प्राइम मिनिस्टर यूथ ग्रोथ प्रोग्राम है उसमें फंड बढ़ाए गए हैं और जिसकी वजह से उस पे बच्चों को बिजनेस करने के लिए सामान लोन दिए जाएंगे, इंटरेस्ट फ्री दिए जाएंगे ताकि अपना कारोबार शुरू कर सकें। तो हम तो तक ये बात दे रहे हैं नौजवानों को अपना बिजनेस शुरू करें, आईटी के लोग करें। आईटी पे हमने वो सारे तमाम टैक्स जो है वो सारे खत्म कर दिए ताकि आईटी प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट नहीं। सबसे ज्यादा रिलीफ तो मुझे सोलर पैनल पे मिला था। मुझे यकीन है कि किसी ना किसी का बिजनेस होगा जिसकी बैटरी पे भी कोई टैक्स नहीं लगा गया, जिसकी प्लेट्स पे कोई टैक्स नहीं लग रहा, उसके इंस्टॉलेशन पे कोई टैक्स नहीं लग रहा। एकदम से हम सोलर पैनल्स पे कैसे आ गए, बाकी चीजों पे टैक्स लग रहे हैं? ये सोलर पैनल टैक्स कम रेट कम हो जाएंगे ना, उसमें ज़ाहिर है सोलर लोग लगाएंगे उससे बिजली के एक्सपेंस कम हो जाएंगे। तो बिजली कम इस्तेमाल मतलब है वो अपनी खुद बिजली पैदा होगी तो बिजली जो लोग डोनर होते हैं कि बिजली के रेट ज्यादा हैं तो उससे फाका होगा उसका। देखो इन सारे मुल्कों में जितनी बाकी कंट्रीज हैं लोग काफी हद तक सोलर पे आ चुके हैं और उस पर, लेकिन हमारा जो है अभी तक जो हमारे जो प्लांट है अभी तक पहले गैस से चलते हैं या फिर पेट्रोल और डीजल से चलते हैं जो कि 2.5 महंगा है। 80 रुपए यूनिट तो प्रोडक्शन थी उनकी, नदीपुर पावर प्रोडक्ट पहले चल रहा था, 80 रुपए यूनिट उसकी मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग कास्ट थी। तो हम चाहते हैं कि ऐसा था अब देखो पूरी दुनिया में रेट बढ़े हैं। सऊदी जैसा मुल्क उसके मुल्क आप लोग चलो मैं छोटी मिसाल देता हूँ क्योंकि टाइम कम है ना, तो मुझे काफी सारी चीजें डिस्कस करनी है बजट के हवाले से कि इंटरेस्ट रेट की बात हुई थी तो इंटरेस्ट रेट उतना ही रहा है मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 21% ही है शायद ना। तो अगर शरह सूद 21% है और आपने सुपर टैक्स भी लगा दिए हैं बजट के अंदर, आपने जो है डायरेक्ट 6 और टैक्सेस लगा दिए कारोबारी तबके पे, एक बंदा एक नॉर्मल बंदा जिसकी जायदाद जो है वो अगर 1 लाख रुपए पे अगर हम शरह सूद की बात कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए पे मिल रहे हैं शायद 1 लाख रुपए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपए हैं तो आप अगर बैंक में रख देंगे तो आराम से 10 लाख रुपए जो है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, ना आपको कारोबार करना पड़ेगा ना कुछ और करना पड़ेगा, सारी चीजें बंद हो जाएंगी। मतलब ये वे आउट है। इस तरह तो जॉब्स का भी जनरेट नहीं होंगी, कारोबार ही नहीं होंगे। तो शरह सूद को लेकर लोगों के कंसर्न्स हैं बहुत सारे। गवर्नमेंट जॉब फैसिलिटेट कर रही कि लोग कारोबार करें, नौजवान अपने कारोबार करें। अब रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में आप रियलिटी टैक्स कम किया है उन्होंने, 10% टैक्स कम किया है रियल एस्टेट सेक्टर में। जो फाइलर लोग हैं जो फाइलर नहीं है उन पर तो टैक्स वो देंगे। नहीं सर, रियल एस्टेट में कहाँ टैक्स कम किया है? जिनके जो प्रॉपर्टी टैक्स पे अगर आप आ जाएं तो प्रॉपर्टी टैक्स पे तो अच्छा खासा टैक्स लग गया। खैर मैं सेनेटर साबिर साहब टैक्स जो है ना वो तो सबाई सब्जेक्ट है, वो तो जी जी सेनेटर साहब टैक्स तो वो सबाई हुकूमतें वो लगाती हैं, वो कम ज्यादा करती हैं। ठीक है, मैं साबिर बलोच साहब से भी कमेंट ले लूं, टाइम बहुत कम रह गया। साबिर बलोच साहब मुझे ये बता दीजिएगा, ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं बजट के आवाम के रिलीफ की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में मिलेगा आवाम को रिलीफ या मिनी बजट आने वाला है जुलाई में के बाद? देखिए दीदी मैं आपको बात एक जब तक कि आप बिल्कुल रियलिटी पे नहीं सोचेंगे, आप अपने आप के अंदर आप जो है ना ऑनेस्ट नहीं होंगे और आपको पता है होना चाहिए, बल्कि आपको पता है कि हम किस मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर आप इराक बुनियादों पे अगर आप फैसले करेंगे तो वो नहीं होगा। ये तो नहीं चलेगा कि आज का दिन गुजर जाए कल देखा जाएगा। मुनीबा मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं कि जैसे जरदारी साहब ने एक बात कर दी थी, उन्होंने कहा था कि जनाब आप लाख दफा भी ये बात कहें कि जनाब कि हमें यहाँ से IMF पैसे देगा, पुराना देगा, कर्जों की अगर आप सोच रहे हैं कर्जा किसी दोस्त मुल्क का हो, किसी दुश्मन मुल्क का हो, किसी बैंक का हो, किसी आलमी अदारे का हो, कर्जा आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते, उस पर आप स्टेट को चला नहीं सकते।
जरदारी साहब ने कहा कि हमारे तमाम मसाइल का हल, चाहे पॉलिटिकल मसाइल हैं या इकोनॉमिक मसाइल हैं, उनका हल सिर्फ मुल्क के अंदर है जी। इसी मुल्क के अंदर आप हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं उनसे इत्तेफाक करती हूँ कि पीपल्स पार्टी की सियासत जो हम देखें माजी से अब तक काफ़ी स्मार्ट मूव्स करते हैं और पीपल्स पार्टी हमेशा से सियासत के मैदान में आगे रही है। प्रोग्राम में वक्त बहुत कम है, एक छोटा सा कमेंट आगा मसूद साहब से चाहूँगी। जी आगा मसूद साहब, जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर पेश किए, देखिए आपने जो आज़ाद शुमार पेश किए हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये आवाम को रिलीफ देने का, ये हो सकता है कि इसहाक डार साहब की ख्वाहिश हो कि वो आवाम को रिलीफ दें, लेकिन इनके पास गुंजाइश नहीं है, इनके चादर में इतनी गुंजाइश नहीं कि पैर फैला सकें। दूसरी बात ये कि ये इतने खौफजदा हैं और इतने ज़्यादा मतलब ये कि ये आवाम के सामने आने से डर रहे हैं कि अपना बी प्लान बनाए ना। अब जब ये बी प्लान जो है ना अगर ये डिस्कस करेंगे तो फिर चीज़ें वाज़ेह होंगी, तो होपफुली जुलाई के बाद ये हमें समझ में आ जाएगा। नहीं, मगर मैं आपकी खिदमत अर्ज करूँ कि ये बी प्लान के जरिए जो पैसे बाहर जो बेच रहे हैं ना पाकिस्तान के जो असेट्स हैं जो उनको बेचेंगे, मैं आपसे बता दूं कि उसमें भी इतना झगड़ा होगा, इतना मतलब ये कि मतलब लोग जो है ना सवालात उठाएंगे कि ये जवाब नहीं दे सकेंगे। देखिए काफी बड़े-बड़े नाम आएंगे फाइल्स में सर, आपको पता है कि यही होना है हमेशा से। ये बिल्कुल सही कह रही हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।